आज क्या पढ़ना है, हमें कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। भाई रजिस्टर को कैसे लगा सकते हैं, सीरीज में कैसे लगा सकते हैं, पैरेलल में, दो तरीके से लगा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था भी सीरीज में कैसे लगाते हैं, पैरेलल में कैसे लगाते हैं। लेकिन आज क्या पढ़ना है, हमें इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है। भाई सीरीज रेजिस्टेंस के बीच में और पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रजिस्टर को जब पैरेलल में लगाते हैं तो, सीरीज में लगाते हैं तो। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, आर एस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस को लगा रखा है सीरीज में, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैंने कल आपको बताया था R1 + R2 + R3 + R4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। जितने भी मेरे पास क्या है रजिस्टर हैं, अगर मेरे को सीरीज में उनको लगाना है या फिर उन सारों की जगह मेरे को एक लगाना है, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उन सबकी रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, इंडिविजुअली जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो टोटल आएगी वो मेरी क्या बनेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी। उसका फॉर्मूला क्या बताया था, आरएस का फॉर्मूला क्या था, R1 + R2 + R3 + R4 अप टू सो ऑन। उसके बाद क्या है भाई, इसमें क्या रहता है, करंट हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, करंट हमेशा सेम रहता है। कैसे रहता है, यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास ये बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है इस बैटरी का। अब यहाँ से क्या जाएगा, अब यहाँ से क्या जाएगा, ये तो इसका पॉजिटिव एंड है, ये क्या है इसका नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएंगे। और क्या है, जो हमारा चार्ज फ्लो होगा, जो इसका कहने का मतलब क्या है, करंट फ्लो होने वाला है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होने वाला है। अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, जो मेरी करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में वोल्टेज लगाऊं, वोल्टमीटर लगाऊं, तो वो क्या देगा, मेरे को डिफरेंट रीडिंग देगा। इसमें वोल्टेज V1 आएगी, इसमें V2 आएगी, इसमें V3 आएगी। लेकिन सब में करंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, डिफरेंट, और करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो V की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, तीनों का सम कर दूंगा ना, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप मेरा इस बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल आएगा। जैसे मैंने कल आपको बकेट का एग्जाम्पल दिया था, बकेट में पानी ले रखा 10 kg वाला, वो एग्जाम्पल दिया था, वो सेम एग्जाम्पल यहीं पर लगेगा। ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करूँ पैरेलल सर्किट की, ये तो मेरा सीरीज में था। सीरीज में क्या क्या बताया मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, करंट सेम बहता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। टोटल वोल्टेज जो होती है अलग अलग की, वो इक्वल आती है टोटल वोल्टेज के, ये जो मेरे पास एक बैटरी लगा रखी है उसके वोल्टेज की इक्वल आती है। यहाँ पे क्या है, जैसे इसके अंदर मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके अंदर भी वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/Rp = 1/R1 R2 R3 एंड सो ऑन, ऐसे करते चलेंगे, सारे को लिख देंगे, 1/Rn लास्ट में आएगा। भाई मेरे पास n सर्किट मान लिया, n रेजिस्टेंस लगा रखी है, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1 1/R2 1/R3, ये सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये पैरेलल के अंदर, पैरेलल सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी। उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या रहती है, वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। भी मान लिया मेरे पास ये बल्ब है दूसरे वाला, इस दूसरे वाले बल्ब का एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, ये डायरेक्ट क्या जुड़ रहे हैं, बैटरी से जुड़ रहे हैं। मान लिया ये तीसरा बल्ब है, इसका जो एक एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये सारे के सारे किसे जुड़ रहे हैं, बल्ब से, बल्ब मतलब बैटरी से, दोनों टर्मिनल से जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। पहले वाले के भी ऐसे ही जुड़ रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे, डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। तो क्या बोल देंगे इसको हम, पैरेलल सर्किट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पैरेलल सर्किट बोल देंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी, वोल्टेज की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन करंट की वैल्यू क्या आने वाली है, डिफरेंट आने वाली है। इसका पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। मान लिया करंट यहाँ पे गया, करंट यहाँ पे पहुँच गया, आई करंट है। अब ये करंट क्या होगा, तीन रेजिस्टेंस में अलग अलग डिवाइड कर लेगा अपने आप को, तीन हिस्सों में जाएगा। मान लिया यहाँ पे I1 करंट चला गया, यहाँ पे I2 आएगा, यहाँ पे I3 जाएगा। अब जो मैं दोबारा से जाऊंगा इस रजिस्टर के क्रॉस होते हुए, दोबारा यहाँ पे करंट पहुंचेगा। अब तीनों का सम मिला के दोबारा वो I बन जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, I की जो वैल्यू है वो I1 I2 I3 I4 IN, आपको सोना है, चलती रहती है। भाई जितने भी करंट है ना, उनको सबका सम कर देंगे इंडिविजुअली, और वो किसके इक्वल आएगा, जो करंट मेरा वोल्टेज में से, बैटरी में से निकलेगा, वो इसके इक्वल आएगा। तो ये क्या था हमारा, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर कैसे कैसे लगाते हैं, उनके बीच में कैसे कैसे डिफरेंस होते हैं। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हीट जनरेटेड के बारे में। भी हीट कैसे जनरेट होती है, जैसे सपोज कर लो आप, जैसे मेरे पास बुलेट है, गन है मेरे पास, गन को मैंने फायर कर दिया, तो उसमें से क्या निकलेगी, बुलेट निकलेगी, गोली निकलेगी। मान लिया मेरे पास ये कोई टारगेट है, ये बुलेट है, ये बुलेट, ये क्या हो गया, मेरा टारगेट हो गया।
अब मैं जब इस गन में से बुलेट को फायर करूँगा तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद आप यहाँ पे छू के देखो, यहाँ पे क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। अब ये हीट कहाँ से आई, ये हीट एनर्जी आई है किसके पास से, बुलेट के पास से। भाई हीट को मैंने बुलेट को फायर किया था। बुलेट को फायर करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, मेरे को एयर प्रेशर की जरूरत पड़ी थी। एक तरह से कहने का मतलब क्या है, बारूद वगैरह की जरूरत पड़ी थी। जब बारूद में से गैसें निकलती हैं तो क्या करती हैं, इसको पुश करती हैं। पुश करने का मतलब क्या है, एक तरह से फोर्स लगाएंगी। फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी कौन सी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे आने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। किससे स्ट्राइक करेगी, मेरे पास ये टारगेट ले रखा है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ से क्या निकलती है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इसके फॉर्म में आ रही है बाहर, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। तो इसी तरह है, जैसे मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। तो एक एंड से दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, कोलिजन होता है उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, और बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिसके बीच में क्या होती है, कोलिजन होती है। आराम आराम से क्या होना शुरू हो जाती है, हमारी जो कोइल है, हमारी जो वायर है, वो गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये एटम है, इलेक्ट्रॉन है, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद क्या कर दिया, यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और करंट कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए क्या कर लेंगे, अपने आप को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा जिसके कारण हीट जनरेट होती है। अब मेरे को देखना है भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप देखो भाई, मैं आपको क्या बताऊंगा, हीट कैसे जनरेट होती है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखो भी पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं भाई, वर्क करना है, किसके ऊपर वर्क करना है, चार्ज के ऊपर। कितना वर्क किया यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। भाई कितना वर्क किया यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मैंने यहाँ से W की वैल्यू निकाल दी। W क्या है, वर्क डन। भाई वर्क क्या होता है, एक तरह से एनर्जी की फॉर्म होती है। वर्क क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है। तो वर्क को क्या लिख सकते हैं हम, एनर्जी भी लिख सकते हैं। वर्क को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। यहाँ से W की वैल्यू कितनी आएगी, V इंटू क्यू आएगी। क्या आएगी, V इंटू क्यू। अब हमको पता है करंट क्या होता है, करंट होता है स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम के अंदर, उसको क्या बोल देंगे हम, करंट बोलते हैं। तो I की वैल्यू क्या आती है, Q अपॉन T। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। V तो ऐसा कैसा, Q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, I इंटू टी। इसको ऐसे लिया है यहाँ पे, Q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, I इंटू टी। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दी, Q की जगह क्या आ गया, I इंटू टी। V ऐसा कैसा, तो H की वैल्यू क्या आ गई, VIT। H की वैल्यू क्या आ गई, VIT। H कहाँ से आया, ये W की जगह लिख दिया मैंने, क्यों, W क्या था, वर्क डन। तो वर्क डन को एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जी बोल सकते हैं। वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। और एनर्जी किसकी फॉर्म में निकली है, यहाँ पे हीट की फॉर्म में निकली है। तो वर्क डन को क्या बोल देंगे, हीट एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वर्क डन को हीट एनर्जी बोल देंगे। तो W की जगह लिख दिया मैंने H। अब आगे देखो, V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। V की जगह लिख दिया मैंने I इंटू आर, I इंटू टी। ऐसा कैसा, V की जगह लिख दिया IR। V क्या आता है, I इंटू आर का प्रोडक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करूंगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा, करंट बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, IR। IT ऐसा कैसा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे I स्क्वायर RT। क्या हो गया, I स्क्वायर RT। तो ऐसा का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, V की वैल्यू क्या होती है, IR। V क्या होता है, IR। तो I की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। V क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R। अगर मैंने यहाँ से I की वैल्यू निकाल दी तो क्या आ जाएगी, V अपॉन R। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R। इस वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा, V ऐसा कैसा। I की वैल्यू क्या आई है, V अपॉन R। V अपॉन R लिख दिया। T ऐसा कैसा, तो सोल्व करने के बाद क्या आ गया, V स्क्वायर T अपॉन R। क्या आ गया, V स्क्वायर T अपॉन R। ये मैंने तीन फॉर्मूले बताए हैं। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अगर मेरे को देखो, अगर इसमें मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाई इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, है तो फॉर्मूला हीट का, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो मैं निकाल नहीं सकता इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को क्या नहीं दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, तो ये लगाना पड़ेगा। अगर मेरे इसमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, फिर ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं दे रखा फिर तो इसका लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस दे रखा तो ये लगा सकते हैं, और मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा तो ये लगा सकते हैं। तो मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए हैं, एक ये और एक ये तीनों के तीनों किसके फॉर्मूले हैं, हीट जनरेटेड के फॉर्मूले। अभी कितनी हीट जनरेटेड होएगी।
उसके बाद देखना आपको भाई कि एक हीटिंग कोयल को कैसे डिजाइन किया जाता है, किसको, हीटिंग कोयल को कैसे डिजाइन किया जाता है वो देखना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई एच का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको मैं बता चुका हूँ। अब जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया भाई, हीटिंग इफेक्ट को शो करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताने के लिए उन्होंने क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला क्या दिया, उन्होंने बता दिया भाई किसी कंडक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा हीट जनरेटेड होगी, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है करंट के ऊपर। भाई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनके स्क्वायर ऑफ करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन होती है, हीट जनरेटेड। भाई किसी कंडक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा हीट जनरेटेड होगी, ये किस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, कितना ज़्यादा करंट बह रहा है वहाँ से। तो स्क्वायर करंट के स्क्वायर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के। भाई कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पे, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा क्या शो होएगा वहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो होएगा। साथ में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के। टाइम कौन सा है, ये जितने टाइम के लिए क्या है उसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट वहाँ पे फ्लो होएगी। हमने देख लिया भाई हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है तो मेरे को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा मेरे के अंदर होएगा हीट जनरेट प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट होगी। और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतनी ज़्यादा क्या है, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा करने के लिए रो को ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई आर जब कब ज़्यादा होगा, जब रो ज़्यादा होगा। आर कब ज़्यादा होगा, जब एल क्या होगा, और भी ज़्यादा होगा। भाई दोनों के दोनों ज़्यादा होने चाहिए, रो भी ज़्यादा होना चाहिए और एल भी ज़्यादा होना चाहिए। साथ में क्या है, अगर मैं ए को कम कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दूं, कम कर दूं। अगर मैंने एरिया को कम कर दिया तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस वहाँ पे ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। तो आर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या बोल सकते हैं, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने वाली है। अब हमको पता है भाई रो को हाई करना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस को हाई करना है तो रो को भी हाई करना पड़ेगा। और रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसके लिए हाई बताई थी मैंने, किसके लिए हाई बताई थी, एलओई के लिए। किसके लिए, एलओई के लिए क्या होती है, हाई होती है। अब देखो मेरे पास जैसे हीटिंग कोयल को डिजाइन करना है, प्रेस के अंदर क्या होती है, हीटिंग कोयल होती है। क्या होती है, हीटिंग कोयल। हीटिंग कोयल कैसे होती है, वो स्प्रिंग की फॉर्म में होती है। भाई देखो अगर एक तो मैं ये लेंथ लूँ, एक मैंने एक तो इतनी लेंथ ले ली, अगर इसी लेंथ को मैं क्या कर दूं, स्प्रिंग की फॉर्म में ले लूं, स्प्रिंग की फॉर्म में लूंगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ मेरी ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और मेरे को क्या चाहिएगी, हीट भी ज़्यादा चाहिएगी। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको कोयल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कोयल कर दूंगा। तो जिससे क्या होगी, हीट ज़्यादा होगी। साथ में क्या, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लेता हूँ, बिल्कुल पतली वायर लूंगा, जितनी ज़्यादा मेरे पास पतली वायर होगी ना उतनी ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रो को ज़्यादा करने के लिए आर को ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई आर को ज़्यादा करना है तो रो को ज़्यादा करना पड़ेगा, एल को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई एल को ज़्यादा कर दिया मैंने, स्प्रिंग की फॉर्म में ले लो, एल ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, एरिया क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए। भाई बिल्कुल पतली वायर लेनी है जिसके कारण क्या है, मेरा रो ज़्यादा होगा। साथ में क्या होगी, वहाँ पे हीट जनरेट ज़्यादा होगी। तो ये क्या था हमारा, हीट कैसे जनरेट होती है, ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घरों वाला बल्ब होता है उसी को इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखना है। मान लीजिए मैंने क्या बना रखा है, कांच का जो बल्ब बना रखा है, इसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है, पहली बात आर्गन गैस फिल होती है। और भी बहुत 2-3 गैस होती हैं जिनका मिक्सर इसके अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। वो सारी की सारी इनर्ट गैसें होती हैं। क्या होती हैं, इनर्ट गैसें। इनर्ट गैस कौन सी गैस होती है, जो गैस अक्रिय होती हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको किसी दूसरी चीज़ से रिएक्शन नहीं करने देती, किसी दूसरी चीज़ से रिएक्शन नहीं करने देती, इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। अगर मैंने क्या कर दिया, बल्ब को तोड़ दिया, बल्ब को तोड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करूँगा ना तो क्या कर देगा, ये टंगस्टन जो है जिसका भी फिलामेंट बना हुआ है, क्या कर देगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, बाहर जो हमारे पास ऑक्सीजन है उससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। और रिएक्ट करते ही क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। कौन सी गैस बताई, आर्गन गैस इसके अंदर होती है। ये है मेरा बल्ब। जो बल्ब के अंदर है, आपने एक पतली सी तार देखी होगी जिसको देख के बोलते हैं भाई ये बल्ब फ्यूज है कि नहीं है। उसको वो किससे मिलकर बनी होती है, टंगस्टन नाम की जो मेटल होती है उससे मिलकर बनी हुई होती है। इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसका टेम्परेचर होता है। किसका,
जब हमारे पास टंगस्टन होती है, पतला सा वायर जो बल्ब के अंदर लगा हुआ होता है। मेरे को क्या करना है, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर बहुत पतली तार होती है, ये ऐसी होती है बहुत पतली तार, और ये कोयलिंग सी मिलेगी आपने इसके अंदर क्या मिलेगी आपको, कोयलिंग मिलेगी। जैसे स्प्रिंग लगा रखा है, वो स्प्रिंग नहीं होता, वो क्या होता है, एक वायर होती है जिसको क्या कर रखा होता है, बहुत पतली पतली वायर को क्या कर रखा होता है, आपस में लिपेट रखा होता है, एक ही वायर को आपस में ऐसे ऐसे कोयल कर रखा होता है। उसकी लेंथ को मैं क्या कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। भाई ये देखो स्प्रिंग की फॉर्म में जो मेरे पास लेंथ है वो ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू, अगर मैं सीधा करूँ उसको, स्प्रिंग की फॉर्म में क्या आएगी, लेंथ है ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू, अगर मेरे को सीधी लेनी है वो। एक तो मेरे पास ये लेंथ है, मैंने इतनी ही वायर आएगी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको कर्ल कर दिया इतनी ही लेंथ के अंदर, तो मेरे पास क्या आएगी, ज़्यादा वायर आएगी। तो मैंने क्या कर दिया, लेंथ को ज़्यादा कर दिया। लेंथ को ज़्यादा करूँगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है, हमको पता है आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। एल ज़्यादा कर दिया तो ऑटोमेटिक आर ज़्यादा हो जाएगा, और आर ज़्यादा हो गया तो सीधी सी बात है वहाँ पे ईट ज़्यादा हो जाएगी। अगर वहाँ पे ईट ज़्यादा होगी तो सारे के सारे किसकी फॉर्म में मिलेगी, हमको ईट की फॉर्म में मिलेगी, तो किसकी फॉर्म में हो जाएगी, पैदा हमको लाइट की फॉर्म में मिलेगी। भी बल्ब के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, पहले हीट प्रोड्यूस होती है, और वो सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ये क्या था हमारा बल्ब के बारे में। उसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। भी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, हमारे घरों में आपने देखा होगा जो MCL वगैरह होती है, MCL बोलते हैं उसको, साथ में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। आपने स्पेस सा ऐसे कुछ रोड सी देखी होगी, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है जो लेड का मिलकर बना हुआ होता है, किसका, लेड का, PB का मिलकर बना हुआ होता है। उसको क्या करते हैं, हमारे घर में जो सर्किट होते हैं उसे जोड़ते हैं। भी मान लिया थोड़ी ही टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या आई वोल्टेज आई, जितनी ज़्यादा वोल्टेज आएगी उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, करंट की वैल्यू भी ज़्यादा बनेगी। भाई थोड़े टाइम के लिए वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है करंट ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा हो गया तो हमको पता है भाई यहाँ ये करंट ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक हीट ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उस चीज़ के पिघलने के चांस जो है ज़्यादा है, और हमको पिघलानी भी है। भाई ये स्विच है, इस स्विच के अंदर मैंने क्या लगा रखी है, एक वायर लगा रखी है PB क्या होता है, लेड होता है, एक मेटल होती है, क्या है वो, लेड। मैंने क्या लगा रखा है, इसके अंदर लगा रखा है वो। भाई जैसे जैसे इसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और हीट ज़्यादा होगी तो ये लेड का तार जो हमारा पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा, और कनेक्शन टूट गया तो आगे जाने की जो सप्लाई है, मतलब करंट की जो सप्लाई है आगे जाने के लिए बंद हो जाएगी वो, और पीछे सारा का सारा करंट रह जाएगा, और जो हमारे घर में अप्लायंसेस वगैरह बच गए ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जलने से बच जाएंगे। भी आगे करंट भी चला गया फिर तो सारे के सारे जलना उनका पॉसिबल है ही, भाई जलेंगे ही फिर तो। अगर आगे करंट नहीं गया तो सारे के सारे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी सारी सारी बिजली, और हम वही चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा कर दिया, हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिक, जब ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और सारा का सारा कनेक्शन टूट जाएगा। ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज था। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में पढ़ना है। अभी इलेक्ट्रिक आयरन क्या होती है, आपने देखा होगा उसके अंदर 3 प्लेट होती है, जो हमारे घर में प्रेस बोलते हैं, जिसको प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं कपड़ों को, उसके अंदर 3 प्लेट होती हैं। एक तो होता है उसके अंदर नाइक्रोम का वायर, एक सबसे ऊपरली परत होती है, एक सबसे निचली परत होती है। जो ये वायर होता है नाइक्रोम का मिलकर बना हुआ होता है, किसका, नाइक्रोम का। नाइक्रोम के तार के, नाइक्रोम की जो रोड होती है उसके अंदर क्या होती है, तार लिपटी होती है। तार किसकी फॉर्म में होती है, कोयल की फॉर्म में होती है। भाई मैंने बताया थोड़े से एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वायर को ले सकते हैं, जिसके कारण क्या बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी। और वहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो सीधा सा मतलब हमने लेंथ को ज़्यादा किया होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया, रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया तो वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लेना पड़ेगा। भाई पतली सी वायर लेते हैं, पतली सी वायर ले तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्या होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, तो इसके कारण क्या बनेगी, हीट ज़्यादा बनेगी। और हीट का ही काम है, इस्त्री के अंदर करंट का तो काम है ही नहीं भाई, करंट तो प्रोड्यूस करवाना ही नहीं, करंट तो चाहिएगा उसको, उसमें क्या प्रोड्यूस करवानी होती है, हमें हीट प्रोड्यूस करवानी होती है, तो हीट प्रोड्यूस करवा दी। अब यहाँ पे क्या, ये क्या है, मेटल की है, तो मेटल में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कनेक्टर बनेगा, और कनेक्टर बनेगा तो क्या कर सकता है, आसानी से अपने अंदर चार्ज को फ्लो करवा सकता है, आसानी से हीट को पास करवा सकता है। अब मेरे को सबसे निचला जो परत होती है, जो मेरे पास प्रेस होती है, उसकी सबसे निचली वाली परत होती है ना, उसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, हीट चाहिए। वहाँ पे करंट का तो कोई काम ही नहीं है भाई, नीचे अगर मेरा वैसे ही गलती से भी हाथ लग गया ना तो हाथ वैसे ही क्या हो जाएगा, जल जाएगा, करंट अलग से लगेगा वो अलग बात है। लेकिन मेरे को क्या चाहिएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट चाहिएगी, वहाँ पे मेरे को क्या नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से, यहाँ पर दोनों है नाइक्रोम की वायर के अंदर, तो क्या होगी, वो हीट भी होगी और साथ में क्या गुजरेगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भी गुजरेगा। मैं क्या चाहता हूँ भाई, यहाँ से यहाँ हीट पहुँचे, बस इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाला जो करंट है वो ना पहुँचे, यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या पहुँचे, हीट पहुँचे, क्या बंद हो जाए यहाँ पे
मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बंद हो जाए। तो इसके लिए एक मटेरियल लगा दिया, उस मटेरियल का क्या नाम रख दिया हमने, मी का नाम रख दिया, माई का नाम रख दिया। माई का क्या होती है, एक ऐसी मटेरियल होता है जो क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका हीट का, सॉरी किसका, हीट का होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पे यहाँ वाली हीट है सारी की सारी इसके थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगी और सारा का सारा करंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिक आयन थी। उसके बाद देखना है आपको पावर के बारे में। पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क कितना वर्क किया है पर यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर मैंने कितना वर्क कर दिया, उसको क्या बोल दूंगा मैं, पावर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, पावर बोल दूंगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T, कितना वर्क किया है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको क्या बोल देंगे हम, पावर बोल देंगे। पावर का एक फॉर्मूला और है E/T, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट के अंदर आपको क्या बताया था भी, वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, एक तरह से एनर्जी बोल सकते हैं। वर्क डन को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोल देंगे हम, पावर बोल देंगे। आपको पता है W का फॉर्मूला क्या है, VIT। क्या फॉर्मूला है, VIT। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बता दिए मैंने। ये इक्वेशन लिख दी, W=VIT, W=VIT। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, T से डिवाइड कर लिया। T से डिवाइड करते ही W/T बन जाएगा, T से T कैंसिल हो गया, VI बन गया। तो W/T को क्या लिख सकते हैं हम, W/T को लिख सकते हैं P। तो ये क्या बन गया, मेरा P बन गया। तो P का फॉर्मूला क्या आ गया, VI। P का फॉर्मूला क्या आ गया, V/I आ गया। अब V का फॉर्मूला आपको पता है कितना क्या होता है, V का फॉर्मूला ओम्स लॉ के V=IR होता है। तो V की जगह लिख दिया मैंने IR। तो IR की गुणा करनी है I के साथ, क्या आ जाएगा, I²R। ये लिख दिया मैंने I²R। V का फॉर्मूला क्या हो गया, I²R। उसके बाद आगे सोल्व कर लिया। ये सारे के सारे फॉर्मूले में पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ, पिछले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। तो दोबारा से P का फॉर्मूला क्या बनेगा, V²/R बनेगा। क्या बनेगा, V²/R। तो मेरे पास जो पावर की यूनिट आती है, वो पावर की यूनिट क्या आती है, वाट। क्या होती है, वाट आती है। पावर को किस में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं। अब आओ कमर्शियल यूनिट के ऊपर। कमर्शियल यूनिट किसको बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिट होती है, जो उद्योग धंधों के अंदर, फैक्ट्री वगैरह के अंदर, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापते हैं। किसमें मापते हैं, वो हॉर्स पावर के अंदर, किलोवाट के अंदर, ऐसे मापते हैं। तो कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या होती है, किलोवाट होती है, किलोवाट हावर होती है। कितनी होती है उसकी, किलोवाट हावर जो है यूनिट होती है किसकी, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसको क्या बोलते हैं हम, किलोवाट हावर बोलते हैं। 1 किलोवाट हावर किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁶, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 3.6 10⁶ जूल के इक्वल होता है। कौन, 1 किलोवाट हावर। कौन, 1 किलोवाट हावर। उसके बाद है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट के अंदर देखो, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वोट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वोट के इक्वल होता है। ये क्या थी, हमारी कमर्शियल यूनिट थी, पावर की यूनिट थी।